हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण की मैकेनिज़्म या प्रक्रिया के बारे में। इससे पहले लेक्चर में अपन बात कर चुके हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है वो होता क्या है। साथ ही अपन ने बात की थी कि जो डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है वह एक अर्ध संरक्षी प्रक्रिया है, अर्थात एक जो डीएनए की रज्जु या स्ट्रैंड होती है वो पैतृक रहती है या पेरेंटल रहती है तथा एक नई पुत्री स्ट्रैंड या रज्जु का निर्माण होता है। वहीं दूसरी बात जो अपन ने पढ़ी थी पिछले लेक्चर के अंदर वो थी कि जो डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया है वह एक अर्ध असतत प्रक्रिया है। अर्ध असतत उसको इसलिए कहा था क्योंकि जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर वो एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में या निरंतर रूप से होता है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है वहाँ पे जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है वो असतत होता है या ओकाज़ाकी खंडों के रूप में होता है। इन बातों पे चर्चा अपने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वह लेक्चर देखें, उसके बाद में जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है वो सरलता से आपको समझ में आ जाएगी। तो बात करते हैं आज डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण के बारे में। जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण है, जैसा आपने पढ़ा था कि जब डीएनए की एक स्ट्रैंड की जगह पर दो स्ट्रैंड आ जाती हैं, एक रज्जु के स्थान पर दो रज्जु उपस्थित रहती हैं, तो उसे डीएनए प्रतिकृतिकरण कहा जाता है, जो कि यूकैरियोटिक सिस्टम में होता है आपके कोशिका चक्र की एस अवस्था के अंदर, या यूँ कहते हैं अंतरावस्था की एस प्रवस्था के अंदर डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी। आज बात करते हैं कि इस रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और क्या मैकेनिज़्म, क्या प्रक्रिया रहेगी इस डीएनए रेप्लिकेशन की। तो जो आवश्यकताएं हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वह हैं आपके नंबर 1 हेलिकेज। हेलिकेज इसके बारे में अपन ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि हेलिकेज वो एंजाइम होता है जो डीएनए की दोनों रज्जुओं को अलग अलग करता है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, द्विरज्जुकीय डीएनए होता है। और जो प्रतिकृतिकरण है उसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ है कि जो डीएनए हो वो एक रज्जुकीय हो या सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में हो। तो उस द्विरज्जुकीय डीएनए को एक रज्जुकीय डीएनए में परिवर्तित करने का कार्य जो करता है वो करता है आपके हेलिकेज एंजाइम। नेक्स्ट जो आवश्यकता है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की, यानी कि एक रज्जुकीय जो डीएनए होता है उस डीएनए के ऊपर ये प्रोटीन जाकर के बाइंड हो जाता है, और क्या कार्य करता है इसके बारे में आगे अपन बात करेंगे। साथ ही आवश्यकता होती है डीएनए प्राइमेज की अगर अपन बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सिस्टम की, और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की यदि हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सिस्टम की। इनका कार्य जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो किनारों से न्यूक्लियोटाइड का जोड़ना आरंभ नहीं कर पाता है, तो उस डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए होते हैं कुछ प्राइमर और एक मुक्त 3 प्राइम OH समूह। अब ये 3 प्राइम OH समूह देता है उसको प्राइमर, और इस प्राइमर को जोड़ने का काम प्रोकैरियोटिक सिस्टम में करता है डीएनए प्राइमेज, और यूकैरियोटिक सिस्टम में करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। नेक्स्ट कुछ डीएनए पॉलीमरेजेस चाहिए होते हैं जिसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे, और लास्ट में जो एंजाइम चाहिए होता है वो होता है डीएनए लाइगेज। लाइगेज का कार्य होता है कि जब ओकाज़ाकी जो खंड होते हैं उनका निर्माण पूरा हो जाता है, साथ ही जो गैप्स होते हैं उनकी भी पूर्ति कर दी जाती है, उसके बाद में डीएनए के जो खंड रह जाते हैं उनको जोड़ने का कार्य डीएनए हेलिकेज करता है, लाइगेज करता है। चलिए अपन बात करते हैं एक एक करके इन एंजाइम्स के बारे में और साथ ही इस प्रक्रिया के बारे में जो कि प्रतिकृतिकरण की होती है। तो जो डीएनए हेलिकेज है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण जो होता है वो कुछ निर्धारित स्थानों से या कुछ स्पेसिफिक विशिष्ट स्थानों से आरंभ होता है
और इन विशिष्ट स्थानों को प्रोकैरियोटिक सिस्टम में कहा जाता है ओराई सी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जहां से प्रतिकृतिकरण आरंभ होता है। और यूकैरियोटिक जो तंत्र है या सिस्टम है, इसके अंदर इन साइट्स को या इन स्थानों को जहां से प्रतिकृतिकरण आरंभ होता है कहा जाता है ARS या ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। अब जो ओराई सी या ARS सीक्वेंसेस हैं, श्रृंखलाएं हैं, ये होती हैं AT रिच रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। AT रिच रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का मतलब क्या है? यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन की बहुल्यता देखने को मिलती है। G और C यहाँ कम देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने को पता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में केवल और केवल 2 ही हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो जहाँ से आपको DNA का प्रतिकृतिकरण आरंभ करना है, वहाँ पे यदि 2 हाइड्रोजन बंध वाले न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा होंगे तो जो हेलिकेज एंजाइम है वो आसानी से उन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ पाएगा और एक द्विरज्जुकीय DNA को एक रज्जुकीय DNA में परिवर्तित कर पाएगा। इसलिए ये जो साइट्स हैं या स्थान हैं, ये एडेनिन और थाइमिन की बहुल्यता रखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक जो सिस्टम होता है, वहाँ पे हेलिकेज का काम करता है MCM प्रोटीन। ये होता है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन, जो कार्य करता है हेलिकेज के रूप में यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर। बाकी जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम है वहाँ पे हेलिकेज का काम करता है DNA-B। फिर जो रेप्लिकेशन है वो एक पर्टिकुलर स्थान से आरंभ होता है, एक निश्चित स्थान से आरंभ होता है। उन स्थानों को अपन ने कह दिया ओराई सी प्रोकैरियोटिक सिस्टम में और ARS यूकैरियोटिक सिस्टम में। तो कुछ निश्चित स्थानों से ये आरंभ होता है और आरंभ होने के बाद में ये दोनों डायरेक्शन में चलता है। अभी बात करेंगे कैसे ये दोनों डायरेक्शन के अंदर चलता है। कुछ निश्चित स्थानों से आरंभ होता है और दोनों डायरेक्शंस के अंदर ये चलता है। अगर यूकैरियोटिक सिस्टम की बात की जाए तो बहुत सारे ARS जो आपका DNA है या आनुवंशिक पदार्थ है, उसमें बहुत सारे ARS मौजूद होंगे, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस मौजूद होंगी, जहाँ से एक साथ जो प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया है वो आरंभ हो सकती है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम है, वहाँ पे केवल एक ही साइट होती है, यानी एक जो आपका DNA है या क्रोमेटिन है अपन कह सकते हैं, उसमें केवल आपके एक ही ओराई सी मौजूद होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जो आनुवंशिक पदार्थ है उसकी जो साइज़ होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर आनुवंशिक पदार्थ की जो साइज़ है या अपन कह सकते हैं अमाप है वो थोड़ा कम होता है या कम होता है। इस वजह से वहाँ पे एक ही साइट पर्याप्त होती है संपूर्ण जो आपके आनुवंशिक पदार्थ है उसको प्रतिकृतिकृत करने के लिए। तो ऐसा इसलिए होता है। तो परंतु दोनों के अंदर ही जो रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण है ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों दिशाओं में ये चलता है। तो यहाँ पे यूकैरियोट्स में मल्टीपल साइट, बहुत सारी साइट्स एक साथ यूज होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में ये सिंगल साइट होता है, परंतु होता दोनों ही जगह पर बाई डायरेक्शनल है, दोनों दिशाओं में साथ चलता है। चलिए बात करते हैं अब मैकेनिज्म के बारे में कि जो प्रतिकृतिकरण है वो किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा कि रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण कुछ विशिष्ट स्थानों से आरंभ होता है और इन स्थानों को अपन, क्योंकि अपन मुख्य रूप से अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं जो यूकैरियोटिक सिस्टम की ही बात करेंगे, नेक्स्ट कोई लेक्चर होगा उसके अंदर अपन प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में अलग से बात करेंगे। तो जहाँ से रेप्लिकेशन आरंभ होता है उन स्थानों को यूकैरियोट्स में कहा जाता है ARS, यानी कि ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। तो जो ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस हैं, इन स्थान पर क्या होते हैं? एडेनिन और थाइमिन ही होते हैं, और दोनों के बीच में क्या होते हैं? केवल 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा? हेलिकेज के द्वारा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो साइट्स हैं वहाँ पे आकर के एंजाइम जुड़ जाएगा हेलिकेज,
और हेलिकेज जो यूकैरियोटिक सिस्टम में होता है उसे कहते हैं MCM। ठीक है, MCM या हेलिकेज आकर के उन स्पेसिफिक साइट्स या स्थानों को पहचानता है और जो अनविंडिंग है या अकुंडलन है द्विरज्जुकीय DNA का, वो आरंभ कर देता है इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर, जिसके परिणाम स्वरूप अब क्या होता है कि जो आपके DNA की रज्जु हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं और अपने को एक रज्जुकीय DNA देखने को अब मिलता है, जो कि आवश्यक है प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया के लिए या प्रतिकृतिकरण करवाने के लिए। अब हेलिकेज अपना काम करता जा रहा है। अब ये इस जगह से आरंभ हुआ और आरंभ होने के बाद में इस डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है और इस दिशा में भी बढ़ रहा है। इसलिए अपन कह रहे हैं कि जो प्रतिकृतिकरण होता है वह द्विदिशात्मक होता है या बाई डायरेक्शनल एक प्रक्रिया होती है। अब जैसे ही हेलिकेज ने अपना काम किया, हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा और डबल स्ट्रैंडेड DNA को सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में परिवर्तित किया, द्विरज्जुकीय DNA को एक रज्जुकीय DNA में परिवर्तित किया। अब ये चांसेस हैं कि वापस से इनके बीच में बेस पेयरिंग हो जाए, यानी कि AT और GC आपस में जुड़ करके वापस से द्विरज्जुकीय DNA का निर्माण कर सकते हैं। परंतु इस चीज़ को रोकने के लिए एक प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि एक रज्जुकीय DNA पे जाकर के बंध जाता है और दोनों DNA स्ट्रैंड्स को आपस में वापस से हाइड्रोजन बंध निर्मित नहीं करने देता है, जिसके वजह से अपन कह सकते हैं कि SSB है वो एक रज्जुकीय DNA को एक रज्जुकीय रूप में बनाए रखने का कार्य करता है। तो सबसे पहले कार्य किया हेलिकेज एंजाइम ने, उसने क्या किया, ARS को पहचाना और एक रेप्लिकेशन बबल या रेप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण कर दिया। कैसे? A और T के बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ करके। उसके बाद में एक रज्जुकीय DNA को एक रज्जुकीय रूप में रखने के लिए उससे बंधित हो गए आपके SSB प्रोटीन। नेक्स्ट आपके बात करते हैं, जैसा कि अपन पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके थे, इसे अपन कह रहे हैं एक रेप्लिकेशन फॉर्क है ये। और बात की थी अपन ने कि जो DNA का रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण होता है वह अर्धसरक्षी है, साथ ही साथ वह अर्ध असतत प्रक्रिया है। तो इस फॉर्क को अपन यहाँ पे या इस प्रतिकृतिकरण बबल को अपन यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आगे की प्रक्रिया किस प्रकार से पूर्ण होती है। तो आपके रेप्लिकेशन अर्ध असतत प्रक्रिया है। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है, क्योंकि अर्ध असतत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये 5 प्राइम है तो यहाँ पे 3 प्राइम रहेगा और ये 3 प्राइम है तो यहाँ पे 5 प्राइम रहेगा। इसे अपन यहाँ देख सकते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम और ये 3 प्राइम और यहाँ पे आपके 5 प्राइम। अब क्योंकि अपने को पता है कि जो DNA पॉलीमरेज है अगर उसे काम करना है तो उसे कुछ प्राइमर चाहिए होंगे। तो प्राइमर को जोड़ने का जो कार्य करता है यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर, उस एंजाइम का नाम है DNA पॉलीमरेज अल्फा। तो जो DNA पॉलीमरेज अल्फा होता है वो प्राइमर को जोड़ देता है और प्राइमर जोड़ने के साथ ही साथ ये कुछ मात्रा में न्यूक्लियोटाइड्स भी यहाँ पे जोड़ देता है। यानी कि ये क्या करता है, ये RNA प्राइमर जोड़ता है और साथ ही साथ कुछ DNA का संश्लेषण भी कर देता है। तो DNA भी बना रहा है ये और RNA भी बना रहा है ये। तो एक तरीके से ये एक बाई फंक्शनल एंजाइम हो गया। इसके 2 अलग अलग कार्य हो गए। एक तो ये कार्य कर रहा है RNA पॉलीमरेज की तरह, जो DNA के पूरक क्या जोड़ रहा है, RNA को जोड़ रहा है, प्राइमर को जोड़ रहा है। साथ ही साथ ये DNA के पूरक DNA को भी जोड़ रहा है, अर्थात ये DNA पॉलीमरेज के रूप में भी कार्य कर रहा है। तो ये RNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी भी रखता है, ये DNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी भी रखता है। तो RNA प्राइमर को जोड़ेगा और कुछ न्यूक्लियोटाइड ये DNA के, मतलब RNA प्राइमर का मतलब क्या, यहाँ पे ये राइबोस जो शुगर है उसको ऐड करेगा, उसके न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा
और यहाँ पे ऐड करेगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स को। तो यहाँ पे राइबोज न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा प्राइमर तक, और उसके आगे कुछ मात्रा में ये डीऑक्सीराइबोज वाले न्यूक्लियोटाइड भी ऐड कर देगा, अर्थात प्रतिकृतिकरण का प्रारंभन कर देगा। इसी प्रकार से लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर अपने को पता है अपन इस यहाँ पे प्राइमर जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन प्राइमर जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 प्राइम और यहाँ पे मिलेगा 3 प्राइम और सामने इसके मिल जाएगा अपने को 5 प्राइम, और ऐसा कोई पॉलीमरेज नहीं है जो 5 प्राइम एंड के ऊपर नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ सके। तो ऐसा नहीं हो सकता। इस वजह से अपन ने कहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण एक अर्ध असतत प्रक्रिया है, और यहाँ पे जो प्राइमर जोड़े जाते हैं वो इस दिशा में जोड़े जाते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है, क्योंकि ये 5 प्राइम है तो यहाँ पे एक खंड होगा, 3 प्राइम होगा, 3 प्राइम के पूरक हो जाएगा 5 प्राइम और 3 प्राइम। अब यहाँ पे भी ये जो प्राइमर है ये जोड़ने का कार्य करेगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, और साथ ही साथ कुछ मात्रा में ये क्या जोड़ देगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड भी जोड़ने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे वो लीडिंग स्ट्रैंड हो चाहे वो लैगिंग स्ट्रैंड हो, जो प्राइमर जोड़ने का कार्य है वो करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, और प्राइमर जोड़ने के साथ साथ में ये कुछ मात्रा में जो डीएनए है उसको भी ऐड करता है, या रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया का इनिशिएशन या प्रारंभन कर देता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे से चौथे स्टेप पे चलते हैं। तो चौथे स्टेप में क्या बताया गया है कि प्राइमर के जुड़ने के बाद में जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है वो इस स्ट्रैंड से हट जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसे डीएनए पॉलीमरेज स्विचिंग भी कहा जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा था वो यहाँ से रिमूव हो गया, और अल्फा की जगह अब ले ली लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन ने, और लैगिंग स्ट्रैंड पे काम कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। तो इनिशिएशन यानी प्रारंभन तो कर दिया था किसने, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने, और उस प्रारंभन के बाद में अब जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसके ऊपर सतत रूप से डीएनए का संश्लेषण आरंभ कर देगा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, और जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है ये कार्य करेगा लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, जहाँ पे प्राइमर जोड़े गए थे। प्राइमर के आगे ये जो आपके एक्सटेंशन का कार्य है वो यहाँ पे आरंभ कर देगा। अब बात ये आती है कि जब डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, देख सकते हैं यहाँ पे एक्स अल्फा, कुछ मात्रा में डीएनए न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता है या रेप्लिकेशन का इसने आरंभन कर दिया है, तो क्यों ना ये पूरा का पूरा प्रतिकृतिकरण ही कर दे। ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिव एंजाइम नहीं है। प्रोसेसिव मीन्स कि ये पूरा का पूरा रेप्लिकेशन ख़त्म नहीं कर सकता है, और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डेल्टा को उसकी जगह लेनी पड़ती है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डेल्टा है ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसिव एंजाइम है। प्रोसेसिव एंजाइम इसलिए है क्योंकि इनके पास में एक टेल, पूंछ मौजूद होती है जिसे कहा जाता है PCNA टेल, यानी प्रोलिफरेटिव सेल न्यूक्लियर एंटीजन टेल। और ये टेल है, इसका कार्य होता है कि ये इस पॉलीमरेज को, टेम्पलेट को, यानी कि जिसके पूरक अपन नई डीएनए का संश्लेषण कर रहे हैं उसको छोड़ने की इजाज़त तब तक नहीं देता है जब तक कि रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण पूर्ण ना हो जाए। तो इन एंजाइम्स की प्रोसेसिविटी का जो कारण है वो है PCNA टेल। इसी की वजह से अपन कह सकते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा नहीं कर सकता वो कार्य डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डेल्टा को आकर के संपन्न करना पड़ता है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है उसके पास में PCNA टेल नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होगा कि अब जो ये खंड है जिसे अपन कहते हैं ओकाज़ाकी खंड, कहा था अपन ने कि जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है उसके ऊपर असतत रूप से डीएनए का संश्लेषण होता है, और वो जो खंड होते हैं वो कहलाते हैं ओकाज़ाकी खंड। अब इन प्राइमर्स को, जो आरएनए के प्राइमर, क्योंकि डीएनए के बीच में आरएनए है, इन प्राइमर्स को अब
हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो इन प्राइमर्स को यहाँ से रिमूव करने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं RNase H और FAN1 एंडोन्यूक्लियस। जो FAN1 एंडोन्यूक्लियस होता है, इसका कार्य होता है आपके जो RNA के, देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइमर है इसके अंदर क्या होगा, ये RNA का खंड है यहाँ तक, और RNA के बाद में अल्फा ने क्या किया था, DNA का संश्लेषण भी आरंभ कर दिया था। तो जो RNA और RNA वाले न्यूक्लियोटाइड हैं, एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा, इनके मध्य के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ करके ये कार्य करेगा FAN एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करेगा, RNA और RNA वाले जो न्यूक्लियोटाइड हैं, यानी कि राइबोस जो न्यूक्लियोटाइड हैं, उनके मध्य के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा और एक एक करके जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको रिमूव करेगा, हटाएगा। इसी को अपन कहते हैं रिमूवल ऑफ प्राइमर। और जो RNase H होता है, इसका कार्य होता है जो अंतिम बचा न्यूक्लियोटाइड, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बचेगा ये होगा राइबोस वाला RNA का, और नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो होगा DNA वाला। तो इस DNA वाले न्यूक्लियोटाइड और RNA वाले न्यूक्लियोटाइड के बीच के जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध है, इसको तोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है आपके RNase H। तो नेक्स्ट प्रक्रिया के अंदर यहाँ से जो प्राइमर हैं उन प्राइमर्स को हटा लिया गया है, किसकी क्रियाविधि या किसकी एक्टिविटी की वजह से, RNase H और FAN1 एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी की या क्रिया के वजह से। नेक्स्ट अपन आते हैं स्टेप 5 के ऊपर। हुआ क्या कि जो लैगिंग स्ट्रैंड थी उसके प्राइमर अपन ने रिमूव कर दिए। प्राइमर रिमूव करने के बाद या प्राइमर्स को हटाने के बाद में यहाँ पे पड़ जाते हैं गैप्स। अब इन गैप्स को पूरा करने का, यानी यदि यहाँ कुछ रिक्त स्थान आ गए, अब इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का जो कार्य करेगा वो करेगा DNA पॉलीमरेज डेल्टा, क्योंकि DNA पॉलीमरेज डेल्टा ही लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर कार्य कर रहा था, या लैगिंग रज्जु जो थी उसके ऊपर DNA पॉलीमरेज डेल्टा ही काम कर रहा था। तो DNA पॉलीमरेज डेल्टा आएगा और वो आकर के यहाँ पे गैप फिलिंग का कार्य कर देगा। जो भी रिक्त स्थान बने हैं, किसकी वजह से, प्राइमर्स को हटाने की वजह से, उन स्थानों पर फिर से DNA का संश्लेषण कर देगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग, यानी कि इस स्ट्रैंड के पूरक पुनः यहाँ पे कुछ DNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ला करके जोड़ देगा। ये जोड़ने का जो कार्य है वो करेगा DNA पॉलीमरेज डेल्टा। अब आपने DNA के खंड ला करके जोड़ दिए, परंतु अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि जो कार्य DNA पॉलीमरेज डेल्टा ने पहले किया था और उसके बाद में गैप फिलिंग के बाद में कार्य हुआ, अब इनके मध्य में कुछ रिक्त स्थान रह गए। ठीक है, इनके मध्य में कुछ रिक्त स्थान रह गए, यानी कि जो लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके 5 प्राइम फॉस्फेट और जो आपका 3 प्राइम OH है उसके मध्य में बंध निर्मित नहीं हो पाया, जिसे अपन फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। तो ये जो निक को सील करने का कार्य, यानी किनारों को सील करने का कार्य है, जिसे अपन कहते हैं निक सीलिंग, ये कार्य करता है DNA लाइगेज नामक एंजाइम। तो DNA लाइगेज क्या करता है, DNA पॉलीमरेज डेल्टा के कार्य करने के बाद निर्मित जो निक्स रह जाते हैं, या कह सकते हैं कुछ लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उनके मध्य जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निर्मित नहीं होता है, उन फॉस्फोडाइएस्टर बंधों के पुनर्निर्माण का कार्य करता है DNA लाइगेज। इसलिए इसे कहते हैं कि ये निक को सील करता है। तो इस प्रकार से जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। तो सबसे पहले आता है आपके DNA हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज के बाद कार्य करता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो एक रज्जुकीय DNA को एक रज्जुकीय फॉर्म में रखता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर काम आता है DNA पॉलीमरेज अल्फा, जो कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर प्राइमर्स को जोड़ता है, और जोड़ने के साथ साथ में कुछ मात्रा में वो DNA का संश्लेषण भी आरंभ कर देता है, यानी प्रतिकृतिकरण का आरंभन कर देता है। क्योंकि DNA पॉलीमरेज अल्फा ज़्यादा प्रोसेसिव एंजाइम नहीं है, PCNA टेल नहीं है उसके पास में, इसलिए आगे का जो पॉलीमराइजेशन है या श्रृंखलन है उसका कार्य करने के लिए लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर आना पड़ता है DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन को, और लैगिंग स्ट्रैंड पे आता है DNA पॉलीमरेज
डेल्टा। दोनों के कार्य करने के बाद में लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर प्राइमर्स को रिमूव करने का या प्राइमर्स को हटाने का कार्य करते हैं फैन एंडोन्यूक्लियस और आरएनएज एच। एक बार प्राइमर रिमूव हो गए तो जो गैप बच गए उनकी पूर्ति करने का कार्य करेगा आपके डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा फिर से, और जो निक्स बच जाएंगे, किनारे बच जाएंगे, उनमें फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण करेगा डीएनए लाइगेज। तो इस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। बात कर लेते हैं इन एंजाइम्स के बारे में जिनके बारे में अपन ने पहले चर्चा की थी। तो जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है, तो अपन ने कहा था कि रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के दौरान ये जो न्यूली सेपरेटेड इंडिविजुअल स्ट्रैंड यानी एक रज्जु के डीएनए जिसे हेलिकेज यूँ कह सकते हैं, हेलिकेज के कार्य करने के बाद में जो द्विरज्जु के डीएनए से एक रज्जु के डीएनए बनता है, उनको सेपरेट यानी एक दूसरे से पृथक रखने का कार्य करता है। तो द फंक्शन इज टू कीप द स्ट्रैंड सेपरेटेड बाय होल्डिंग इन प्लेस सो दैट ईच स्ट्रैंड कैन सर्व एज द टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। जैसा कि अपन ने बात की थी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे होता है यानी एक रज्जु के डीएनए पे होता है, तो उसको ये होल्ड करके रखता है ताकि उसके ऊपर रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण किया जा सके। अगर अपन यूकैरियोटिक सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे जो प्रोटीन होता है रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, आरपीए, ये प्रोटीन कार्य करता है एसएसबी के रूप में। अब जो एसएसबी है ये डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा डीएनए मेटाबॉलिज्म की अन्य प्रक्रियाओं जैसे कि डीएनए का रिपेयर हो गया, डीएनए का पुनर्योजन हो गया, टीलोमियर का जो मेंटेनेंस है उसके अंदर, साथ ही साथ डीएनए अगर कहीं से डैमेज है उसकी सिग्नलिंग करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की, और अपन ने कहा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होता है ये एक बाइफंक्शनल एंजाइम है। इसके दो कार्य होता है, एक तो ये आरएनए पॉलीमरेज की तरह कार्य करता है, आरएनए प्राइमर्स को जोड़ता है जिसे अपन कहते हैं प्राइमेज एक्टिविटी, और दूसरा इसका जो कार्य होता है वो डीएनए पॉलीमरेज की तरह कार्य करता है क्योंकि अपन ने कहा कि दोनों की दोनों स्ट्रैंड के ऊपर कुछ अमाउंट के अंदर, कुछ मात्रा के अंदर ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स भी संश्लेषित करता है, इसलिए इसमें डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होती है। क्योंकि अपने को पता है डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में होता है, इसलिए इसके पास में 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, साथ ही इसके पास में 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जिसे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कहा जाता है। इसके बारे में बात करेंगे जब अपन डीएनए डैमेज और रिपेयर के बारे में बात करेंगे। तो जो 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है ये कार्य ये करती है कि यदि कोई न्यूक्लियोटाइड गलती से जुड़ गया है या गलत जुड़ गया है तो उसको पहले हटा सकता है ये इस 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से। तो अपन कह सकते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है ये आरएनए प्राइमर ऐड करता है और इनिशिएट करता है, प्रारंभन करता है रेप्लिकेशन का दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर, लीडिंग स्ट्रैंड पे भी और लैगिंग स्ट्रैंड पे भी। और अपन एक बात कही थी कि ये प्रोसेसिव एंजाइम नहीं है, इसलिए कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद में ये जो टेम्पलेट है, जो डीएनए की एक रज्जु है, उसे छोड़ करके निकल जाता है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन के बारे में। तो दोनों के दोनों जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन है ये दोनों प्रोसेसिव एंजाइम है, और प्रोसेसिव एंजाइम होने का जो कारण है वो है इसके पास पीसीएनए टेल या पूंछ की मौजूदगी, जिसे अपन कह रहे हैं प्रोलिफरेटिव सेल न्यूक्लियर एंटीजन टेल। दोनों के अंदर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की डीएनए पॉलीमरेज वाली एक्टिविटी होती है, 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज होती है और 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जिसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं। साथ ही जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है वो कार्य करता है लैगिंग स्ट्रैंड पे, जबकि एप्सिलॉन कार्य करता है लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर। फिर अपन ने बात की थी प्राइमर को रिमूव करने की या हटाने की। तो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट जो होते हैं आप उनके एडिशन के बाद में, यानी कि खंडों के रूप में लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के संश्लेषण के बाद में जो आरएनए प्राइमर्स हैं उनको हटा लिया जाना चाहिए। अब ये आरएनए प्राइमर्स को हटाने का जो कार्य है वो करता है फैन एंडोन्यूक्लियस।
फैन एंडोन्यूक्लियस का काम होता है आरएनए और आरएनए के मध्य के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ करके न्यूक्लियोटाइड्स को हटाना, जबकि दूसरा एंजाइम होता है राइबोन्यूक्लियस एच, जो कि क्लीव करता है आरएनए और डीएनए के मध्य के फॉस्फोडाइएस्टर बंध को। नेक्स्ट एंजाइम काम करता है डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज का कार्य होता है कि गैप्स को फिल करने के बाद, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति होने के बाद में जो अंतिम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना है, दोनों श्रृंखलाओं के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना है, उसका निर्माण करने का कार्य डीएनए लाइगेज करता है। ये ओकाज़ाकी खंडों को आपस में जोड़ता है। तो ये बात हुई डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया के बारे में। धन्यवाद।